वीडियो में बीसीए थर्ड सेमेस्टर के मैथ के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि मेरा जो है बिहार यूनिवर्सिटी का है। बिहार व्यू मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का ये सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है यूजिंग ट्रेपोजाइडल रूल इवेलुएट करना है। मेरे को एक दे रखा है इंटीग्रेशन जो कि 0 से 1 तक है, लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 1 है, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। और इसमें जो मेरा एज का वैल्यू है वो 1/4 है। मेरा जो कोई भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो उसका जो लोअर लिमिट होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्स नॉट का वैल्यू। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक्स नॉट का वैल्यू मेरा पहला क्या हो जाएगा 0। एंड जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ेगा तो एक्स के लिए बढ़ने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मेरा जो आगे ये मेरा मान लो कि मेरे को नेक्स्ट वाला एक्स निकालना है, तो एक्स नॉट तो मेरा 0 है, बट हमको अब नेक्स्ट वाला निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। मान लो कि मेरा n+1 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा मेरा xn प्लस का h। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मेरा यहाँ पे निकालना है उसमें हम h को ऐड करते जाएंगे तो आगे वाला जो x का वैल्यू है वो मेरे को निकलते आएगा। तो यहाँ से मेरा एक्स नोट का वैल्यू 0 आ गया, तो एक्स नोट का वैल्यू 0 आ गया, इस पे हम वाई नोट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब एक्स नोट का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें हम एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, एक्स नोट रखेंगे, और एक्स नोट के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से मेरा वाई नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1 + 0 = 1। तो यहाँ से मेरा ये वाई नोट का वैल्यू आ गया, एंड ये मैंने क्या किया, खुद से ले रखा है एक्स नोट का वैल्यू 0। अब हमको क्या करना है, x1 फाइंड करना है। तो x1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो इनिशियल वाला जो वैल्यू हमने मान रखा है उसमें जो h2 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, और ये क्वेश्चन में देगा ही, तो अगर दे रखा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मेरा x1 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x1 मेरा क्या आ जाएगा, x0 + h, यानी कि x0 क्या है मेरा 0, और h क्या है मेरा 1/4, यानी कि x1 आ गया मेरा 1/4। अब इस x1 के लिए हम क्या करेंगे, y1 फाइंड करेंगे। तो y1 मेरा क्या आ जाएगा, 1/1 + x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 का वैल्यू यह जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से मेरा जो y1 का वैल्यू आ जाएगा वो से ये आ जाएगा मेरा 16/17। वैसे ही x2 फाइंड करेंगे, और ये कब तक फाइंड करना है हमको, x1 x2 x3 कब तक फाइंड करना है। तो जो मेरा ये अपर लिमिट है, अगर मेरा जो x का वैल्यू अपर लिमिट के इक्वल आ जाएगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे x का वैल्यू फाइंड करना। तो ठीक है, तो यहाँ से हम अब x2 फाइंड करेंगे। तो x2 मेरा क्या हो जाएगा, एक क्या करेंगे उसके पीछे वाला लेंगे और उसमें हम h को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 1 को लेंगे और उसमें h को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मेरा x2 आ गया 1/2। अब x2 मेरा 1/2 आ गया, अब उसके लिए हम y2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मेरा आ गया कितना, 4/5, ठीक है। वैसे ही हम x3 फाइंड करेंगे। तो x3 के लिए हम क्या करेंगे, एक इससे पीछे वाले वैल्यू और उसमें हम क्या करेंगे, h को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मेरा x2 कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस h मेरा क्या है 1/4। तो यहाँ से मेरा x3 आ गया 3/4, ठीक। वैसे ही y3 मेरा कितना आ जाएगा, इसको ये सॉल्व करेंगे। वही जो y3 मेरा इंटीग्रेशन जिसको करना था, ये वाले जो टर्म है ये मेरा क्या आ जाएगा, y है। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर इसका y3 का वैल्यू 16/25 हो जाएगा। वैसे ही x4 फाइंड करते हैं। इसमें मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट तक हमको इसमें जाना है और फाइंड करना है। तो यहाँ हम x4 फाइंड कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ रहा है 3/4 + 1/4, यानी कि ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि मेरा अपर लिमिट के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्टॉप कर देंगे। इसके आगे हमें x का वैल्यू फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, y4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मेरा y4 आ जाएगा 1/2। अब मेरे को बोला है कि ट्रेपोजॉइडल रूल से इसको सॉल्व करना है। तो हमको इसमें ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो ये उसमें से एक है। ये मेरा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इस सब के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। तो ये ट्रेपोजॉइडल रूल है, उसका फार्मूला जो होता है वो मेरे पास होता है कि कोई भी मेरा इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है, उसका लोअर लिमिट मेरा क्या है, a है, एंड अपर लिमिट मेरे पास b है।
और कोई फंक्शन है उसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो उसका बस हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे हमने बचपन में a+b का होल स्क्वायर याद रखा है, वैसे यहाँ पे ट्रेपोजोइडल के लिए अब हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक, चाहो तो आप इसको कैसे प्रूव किया जाता है, ये आखिर ये आंसर कैसे आता है, ये देख सकते हो। लेकिन हमको एग्ज़ाम के थ्रू, ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा h, इसका जो फॉर्मूला होगा ये ट्रेपोजोइडल रूल के लिए, वो हो जाएगा h इंटू y0 प्लस yn डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2। और ये मेरा कहाँ तक जाएगा, ये मेरा जाएगा n-1 तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है उसको इस पर रख के और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, जो मेरा क्वेश्चन था वो 0 से 1 था, और जो मेरा फंक्शन था वो क्या था, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और उसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ डबल dx नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1/4, और ये आ गया मेरा y0 प्लस y4। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, मैंने कहाँ तक निकाला था, x4 तक निकाला था ना, इसी वजह से यहाँ पे y मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जहाँ तक यहाँ मतलब याद रखना ना, अगर मेरा ये इक्वल आ गया, अपर लिमिट के इक्वल आ गया x का वैल्यू, तो जो मेरा यहाँ रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। तो n यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, n मेरे को यहाँ से 4 मिलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 y0 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। और ये कहाँ तक जा रहा है, इसके बीच में जो भी वैल्यू बचेगा ना, जैसे यहाँ पे y0 से y4 हो गया, इसके बीच में क्या बचा मेरा y1 y2 एंड y3। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ठीक, तो ये आ गया, h का वैल्यू 1/4 हो गया, y0 का वैल्यू 1 है, एंड प्लस y4 का वैल्यू मेरा कितना है, 1/2 है, और डिवाइडेड बाई मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, और ये y1 का वैल्यू मेरा है 16/17, एंड y2 का वैल्यू है 4/5, एंड y3 का वैल्यू है 16/25। इसको बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरा 0.7825। इसमें ये क्या बोलते हैं, आप किसी का अलग भी आंसर आ सकता है, क्योंकि मैंने इसको ना 2 डिजिट के लिए इसको अप्रॉक्स में लेके इसको सॉल्व किए हैं। ठीक, तो इसमें वो नहीं है कि सबका आंसर सेम ही आ जाए, बस इसमें वो डिपेंड करता है कि आपने कितने डिजिट तक इसमें आंसर को लिए हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। यहाँ पे मेरे को कुछ वैल्यू दे रखा है और बोल रहा है कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को इसमें हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद इसमें से हमको ना ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और जो बैकवर्ड डिफरेंस वैल्यू जो है मेरा F5 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेरा जो है 4th बैकवर्ड डिफरेंस वैल्यू फाइंड करना है, जो कि फंक्शन F5 के लिए। ठीक, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्या है, F1 इक्वल टू 4 दे रखा है। तो F1 इक्वल टू 4 यानी कि जो ये अंदर का वैल्यू है वो मेरा क्या है, x का वैल्यू मान लो। तो इनिशियली मान लो कि मेरा क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको देख के हम सोच सकते हैं कि मेरा जो x0 का वैल्यू है वो मेरा क्या आएगा, वो 1 आएगा। ये हमको खुद यहाँ पे लॉजिक डेवलप करना होगा कि हम यहाँ पे जो पहला जो मेरा वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, x0 इक्वल टू 1 मानेंगे, और जो ये वाला जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या मानेंगे, y0 मानेंगे। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। तो मान लो कि जो पहला, जैसे ये दे रखा है, जो भी वैल्यू दे रखा है, तो मान लो कि जो पहला है वो मेरा x0 है, और ये पहला जो आएगा x0 के लिए मेरा क्या आएगा, y0 आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका। तो यहाँ से x0 का इक्वल टू 1 हो गया एंड y0 इक्वल टू 4 हो गया। वैसे इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ x1 हो जाएगा मेरा 3 एंड y1 हो जाएगा मेरा 12। वैसे इसके लिए आ जाएगा मेरा क्या है, x2 मेरा 4 एंड y2 मेरा 18। वैसे यहाँ आ गया मेरा x3 5 एंड y3 36। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अब हम फाइंड कर लिए। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और उसमें कुछ नहीं है, बस हमको याद रखना होगा कुछ टर्म्स। जैसे मेरे को
बैकवर्ड डिफरेंस अगर किसी y के लिए n+1 है, उसके लिए निकालना है तो yn+1 माइनस yn करेंगे। तो मीन्स ये हो गया कि मान लो कि हम n का वैल्यू यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा बैकवर्ड डिफरेंस जो होगा y3 इक्वल टू y2 माइनस y क्या है 3 माइनस y2। ठीक है, तो ये होता है मेरा बैकवर्ड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो ये जो है ये मेरा क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है। वैसे ही ये जो है वो मेरा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस है, ये थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है, एंड ये मेरा जो है वो फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस है। तो ये मेरा कुछ फार्मूला है और ये सारे वैल्यू हमको यहाँ से पता है। अब इसको हम एक टेबल के रूप में इसको ना फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं x का वैल्यू, देन y का वैल्यू, देन उसके बाद लिखते हैं फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस, एंड उसके आगे मेरा जहाँ तक फाइंड करना होगा वहाँ तक हम इसमें लिखेंगे। तो मेरा x0 का वैल्यू कितना था 1, x0 का वैल्यू 1 था, x1 का वैल्यू 3, x2 का 4 एंड x3 का 5। और उसके लिए y0 का वैल्यू भी 4 था, y1 के लिए 12, y2 18 एंड y3 36। मेरा फार्मूला क्या था, किसी ये यहाँ मैंने लिख रखा है फार्मूला। ठीक, अगर मेरे को फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी है वैल्यू उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे डेल्टा y1 है तो y1 में से हम क्या करेंगे, y0 को माइनस करेंगे। यानी कि ये y1 में से y0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो ये मेरा 8 आ जाएगा। वैसे ही 18 में से 12 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 36 में से 18 जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया क्या, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अब सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से मेरा 8 जाएगा तो -2 आ जाएगा। वैसे ही मेरा 18 में से 6 जाएगा तो ये मेरा 12 आ जाएगा। ठीक, अब थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, तो 12 में से मेरा -2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 14। देन अगर हम आगे निकालना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ मेरे को क्या एक वैल्यू आ रहा है। अब इसको हमको किससे माइनस करना होगा, तो होगा ही नहीं। तो अगर हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मेरे को पूछ रहा था बैकवर्ड डिफरेंस जो था 4 और f5 के लिए पूछ रहा था। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है x3 यानी कि 5 के लिए पूछ रहा था। तो बस एक कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना होगा कि अगर मेरा कोई भी बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ तक आके मतलब 1 हो एक ही वैल्यू बचता है, इसके आगे मेरा कोई ये माइनस करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बचता है, और उसका अगर मेरे को कोई भी फंक्शन का और कोई भी फंक्शन पे कोई भी वैल्यू पूछेगा तो उसके लिए आंसर हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक, तो बस ये याद रखना है हमको कि सबसे पहले एक टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के बाद हमको दिखेगा कि हाँ, यहाँ मेरा टेबल में आने के बाद मेरा क्या हो रहा है कि वैल्यू जो आ रहा है वो उसके आगे माइनस करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बच रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मेरे को डेल्टा 4y बोल रहा है निकालने के लिए, और यहाँ पे अगर हम निकालने जा रहे हैं तो मेरा यहाँ से ना कोई भी वैल्यू नहीं आने वाला है। ठीक, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज हुज सेकेंड एंड सबसिक्वेंस टर्म्स आर 8, 3, 0, -1 एंड 0। तो यहाँ मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ सीरीज दे रखा है, ठीक है, और उसमें से हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। ठीक, जैसे मान लो कि ये मेरा क्या फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज बोल रहा है। ठीक है, सब सीक्वेंस का मतलब हो गया कि सारे क्या है, सीक्वेंस में चल रहे हैं, और 1 हमको फाइंड करना है, f1 का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और बाकी सारे वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाकर, इसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और हम यहाँ से f1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, इस टेबल में मेरे को x का जो वैल्यू फाइंड है ना, उसको यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं ना,
ये जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है एंड सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस, इस सब सारे क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं कि F1 कैसे। तो सबसे पहला मेरा जो x का वैल्यू कहाँ से है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और उस पर x का जो भी वैल्यू, उस पर y का वैल्यू मेरा है 8, 3, 0, -1 एंड 0। तो इस पर हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं इस दोनों के लिए। तो 3 में से ये 8 जाएगा तो -5 हो जाएगा, 0 में से 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, -1 में से 0 जाएगा तो -1 एंड 0 में से -1 तो ये +1 हो जाएगा। वैसे ही इसके लिए सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। तो -3 में से ये -5 जाएगा तो ये मेरा 2 हो जाएगा, -1 में से -3 जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, एंड 1 में से ये जाएगा ये भी 2 हो जाएगा। तो एक और बात याद रखना, जब भी मेरा कांस्टेंट टर्म आता है तो उसके बाद मेरा आगे वाला वैल्यू क्या हो जाता है, सब 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसको माइनस करेंगे तो आगे वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो ये तो हो गया मेरा क्या, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से हमको F1 फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, चलो उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि कोई भी मेरा फंक्शन दे रखा है f(x - h), तो वो मेरा क्या हो जाता है, e इनवर्स f(x) हो जाता है। ठीक, ये सब कोई पढ़ा होगा ये वाले फार्मूला। तो मान लो कि मेरे को क्या निकालना है, F1 निकालना है। तो F1 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x का, इस फार्मूला में हम x का वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, एंड h का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो मेरे को फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या किए ना, x का वैल्यू 2 एंड h का वैल्यू 1 रखे हैं, तो ये यहाँ से मेरा F1 आ गया, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, e इनवर्स F2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो मेरा e इनवर्स होता है वो मेरा e इनवर्स नहीं, जो e होता है ना वो 1 + डेल्टा के इक्वल होता है। ये रहा मेरा फार्मूला। ये जो भी ये ना न्यूमेरिकल मेथडोलॉजी है ना, इसका जो भी मेरा क्वेश्चन आता है ना, आपको ना कोई बहुत सारे टर्म याद रखना होगा। अगर आप बहुत सारे टर्म को याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो आ गया, ये e इनवर्स का वैल्यू 1 + डेल्टा, जो e का वैल्यू है वो 1 + डेल्टा है, और इनवर्स है तो यहाँ इनवर्स लग गया। तो हम जानते हैं कि मेरे पास 1 प्लस अगर x है और इसके पावर -1 है, तो बाइनोमियल थ्योरम में हम इसका ना पढ़ रखे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, इसका जो आंसर आता है वो आता है 1 - nx प्लस ये आ जाएगा मेरा n² एंड x², फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाता है, एंड n और x का वैल्यू मेरा इंक्रीज होते जाता है। ठीक, तो इस यही वाले फार्मूला पे हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 1 + डेल्टा के पावर -1 है, तो ये आ जाएगा 1 - डेल्टा प्लस डेल्टा²। जैसे वो मेरा क्या था क्वेश्चन में, n का वैल्यू और x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा था, तो यहाँ से आ गया मेरा डेल्टा² - डेल्टा3, फिर प्लस डेल्टा4 आ जाएगा। वैसे ये चलता जाएगा। ठीक, तो ये जो मेरा वैल्यू है ये किसका है, ये तो मेरा है e इनवर्स का, और ये F2 आ गया, और बचा मेरा क्या है यहाँ पे F1। तो F1 का वैल्यू मेरा क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, F1 इक्वल टू मेरा आ गया 1 - डेल्टा प्लस डेल्टा² - डेल्टा3 प्लस ऐसे ही जाएगा, और मेरा F2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा क्या हुआ, F2 - डेल्टा F2 प्लस डेल्टा² F2 माइनस डेल्टा3 F2 एंड डेल्टा3 F2, एंड यहाँ हो जाएगा डेल्टा4 F4 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना है मेरे पास, F2 का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा था उसमें कितना दे रखा था, हमने F2 से स्टार्ट किया था ना, तो उसमें F2 का वैल्यू मेरा 8 था, एंड जो मेरा बैकवर्ड डिफरेंस था उसमें मैंने इस डिफरेंस को फाइंड किया था। ये मान लो ना, ये बैकवर्ड डिफरेंस है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इसको ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, सॉरी, इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं, और ये जब नीचे आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। ठीक, तो यहाँ तो थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, आप इसको समझ लो कि ये बैकवर्ड डिफरेंस ही है। ठीक, ये सब बैकवर्ड डिफरेंस ही है, और ये सबका वैल्यू हमने क्या किया है, उस टेबल से फाइंड कर रखा है। ठीक, तो यहाँ से हम
जो टेबल है उसमें फाइंड कर रखा है, तो वहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरा क्या था, कुछ टर्म तक मेरा तो वैल्यू आया था, बट उसके बाद मेरा क्या आ रहा था, वैल्यू 0 आ रहा था। तो मान लो कि मेरा ये डॉट डॉट जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमको उससे क्या लेना देना है, क्योंकि मेरा तो कुछ ही टर्म तक वैल्यू आ रहा था, उसके बाद तो टर्म मेरा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 8 -5 + 2, और बाकी का जो भी टर्म है वो मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन का जो मेरा F1 का आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरा 8 + 5 + 2, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 15, और यही मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं। ये बोल रहा है अप्लाई गॉस जॉर्डन्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखा है, ठीक, और इसको मेरे को गॉस जॉर्डन्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि BCA का आप 3rd सेमेस्टर का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारे मेथड मिलेंगे, बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो फार्मूला पुटिंग ही होगा। आपको कोई थियरम वगैरह का प्रूफ वगैरह नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो बस आप फार्मूला याद करो, क्वेश्चन लगा, उससे आपका ना एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। और प्रीवियस ईयर तो लगा ही लगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ से ही लिया गया है। और PYQ में आप ना जो थ्योरम वगैरह जो है उसको मत देखो, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको देखो, क्योंकि अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से ना सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, थियरम तो आएंगे नहीं। तो बस फार्मूला याद रखो, और उस पर फार्मूला याद करने का बस एक ही तरीका है, आप क्या करो, उस पर ना 5-6 क्वेश्चन लगा जाओ, फार्मूला तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, और उसका प्रोसेस भी याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। अगर क्वेश्चन बनाते हो तो आपको प्रोसेस भी याद हो जाते हैं। तो यहाँ बोल रहा है मेरा अप्लाई गॉस जॉर्डन्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे मेरे को 3 इक्वेशन दे रखा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला इक्वेशन जो है वो मेरा x + y + z = 9 है। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो 2x - 3y + 4z = 13 है। और थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो 3x + 4y + 5z = 40 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको एक x = b वाले जो भी ये क्या बोलते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हमको मैट्रिक्स फाइंड करना होगा A, जो कि बना होगा ये सारे कोफिशिएंट, ये जो भी इक्वेशन दे रखा है उसके कोफिशिएंट से बनेगा। एंड एक मैट्रिक्स B बनेगा जो कि मेरे इसके जो इक्वल वाला जो वैल्यू है उससे बनेगा, ठीक। तो यहाँ मैंने बना रखा है A है वो मेरे क्या है, जो भी कोफिशिएंट था x का वैल्यू एंड x का ये कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 हो गया, y का 1, z का 1, वैसे ये इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए -3, इसके लिए मेरा 4। तो जितने भी क्वेश्चन दे रखा है उसके कोफिशिएंट से मेरा A मैट्रिक्स बन गया। और ये क्वेश्चन के इक्वल के जो भी वैल्यू है उससे मेरा एक मैट्रिक्स B बन गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, तो प्रोसेस इसमें ना आपको ना प्रोसेस याद रखना होगा कि किस स्टेप के बाद हमको क्या जाना है और कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करना है हमको। तो गॉस जॉर्डन्स मेथड में होता है ना कि डायगोनल को हमको 0 नहीं करना है, डायगोनल मेरा बस कोई भी नंबर होना चाहिए, और बाकी डायगोनल 0 भी हो सकता है, लेकिन हमको खुद से डायगोनल को 0 नहीं करना है। डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट बचेगा उसको हमको 0 करना है। जस्ट लाइक एग्जांपल हो गया, जैसे ये मेरा क्या है 1 1 4, तो ये वाले टर्म को हमको 0 करना है और ये वाले टर्म को हमको 0 करना है, ठीक। इसके बारे में हमको नहीं सोचना है, ये हमको बस सोचना है कि ये वाले टर्म जो है वो मेरा 0 कैसे होगा, ठीक। ये मेरा A मैट्रिक्स है, ये वाले टर्म 0 कैसे होगा हमको ये देखना है। यानी कि इसको आप बोल सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट होते हैं, जिसको देख के हम उसमें भी क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो 0 हो जाता है, एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो बस इसमें क्या करना है, हमको दोनों को 0 कर देना है, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो मेरा कहाँ से आया, कोफिशिएंट से, एंड ये वाले जो पार्ट है वो कहाँ से आया, वो इक्वेशन को जो इक्वल वैल्यू था उससे आया, तो यहाँ आ गया, ठीक।
अब इस पर हम ना जैसे R2 है यानी कि रो 2 है, ये मेरा क्या है रो 2 है, रो 3 है एंड ये रो 1 है। तो रो 2 पे हम क्या करेंगे, रो 2 में से मैंने क्या किया 2 इंटू R1 कर दिया, ठीक। वैसे ही R3 के लिए R3 माइनस 3R1 कर दिए, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, आप इसको देख लेना। जैसे यहाँ पे क्या है R2 है माइनस 2R1 है, R2 मेरा क्या है 2 एंड 2R1 यानी कि 2R1 करेंगे और उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से मेरा R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। वैसे ही R3 के लिए क्या है R3 माइनस 3R1 करेंगे तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे ही इस सबको सॉल्व करेंगे, ये जितने भी सारे एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे। ये R2 है ना, R2 एंड R3, तो रो 2 में जो भी सारे एलिमेंट है सबके लिए सॉल्व करेंगे और R3 के लिए भी सबके लिए सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू ना इतना आ जाएगा। अब ये आ गया, बट मेरे को तो क्या करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी करना है। अभी आगे और इस पर कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे ना, अब करते हैं ना R1 को क्या करते हैं 5R1 कर देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं R2 को ऐड कर देते हैं। वैसे ही R3 में क्या करेंगे R2 प्लस 5R3। चलो देखते हैं, R1 जो है उसमें क्या करना है 5R1 यानी कि 5R1 कर दिए और उसमें क्या करेंगे R2 को ऐड करना है। R2 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसमें करेंगे 5R1, तो 5R1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस R2 यानी कि -5, तो ये आ गया 0, ठीक है। वैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये इसका वैल्यू ना इतना आ जाएगा, ठीक। वैसे ही अभी तो मेरा हुआ नहीं, अभी तो मेरा ये बच रखा है, तो उसको करने के लिए हम ये वाले इसमें R2 एंड R1 में ये इस टाइप का चेंजिंग करेंगे। करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो फाइनली आ जाएगा, ठीक। अब ये आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे, जो एक्स था उसके फॉर्म में इसको फिर से चेंज कर देंगे। ये सबसे पहले तो ये आ गया मेरा यहाँ तक। अब इसको जहाँ से हम लाए थे वहीं इसको क्या करेंगे रखाएंगे। तो कैसे लाए थे इसको, जो भी मेरा एक्स का कोफिशिएंट था उसको ये वाले फॉर्म में लिखे थे और ये इक्वल वाला था, तो यहाँ से हम क्या किए सबके से पहले इसको चेंज कर दिए और ये मेरा जो होता है ना ax इक्वल टू बी का फॉर्म है, यहाँ से मेरा ax इक्वल टू बी के, इसको हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दिए, ठीक। लिखने के बाद क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद x y एंड z का वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 60x आ जाएगा। एंड बाकी वाला टर्म तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो वो मेरा क्या आ जाएगा 0, तो इस वजह से उस बाकी टर्म को नहीं लिखे हैं। तो 16x इक्वल टू मेरा 60 आ जाएगा, 60 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू मेरा 1 आ गया। वैसे ही मेरा इसको ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गया एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। ये -30 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30y इक्वल टू ये आ गया मेरा कितना है -19, तो -90 यहाँ से y का वैल्यू 3 आ गया एंड z का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा गॉस जॉर्डन्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो बस आप मेथड का नाम याद रखना, मेथड का कैसे कैसे उसमें प्रोसेस लगाना है उसको याद रखना है। जैसे इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स मेरा जो बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी मेरा डायगोनल के अलावा जो भी मेरा एलिमेंट बचेगा उसको हमको 0 करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये वाले मेथड आप तो बहुत अच्छे से देखना। बोल इसमें भी 3 इक्वेशन दे रखा है, बट इसमें क्या है लीव डिकम्पोजिशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को ध्यान में रहना चाहिए कि लीव डिकम्पोजिशन मेथड को उसमें कोई भी ये 3 इक्वेशन दे रखा है तो उसको उस पर कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मेरा पिछला वाला क्वेश्चन था गॉस जॉर्डन, उसमें जैसे मेरे को एक क्लिक रहना चाहिए कि हाँ कि जो भी मेरा मैट्रिक्स है उसके डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा उसको हमको 0 करना है। वैसे ही इसमें भी कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं उसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो वही सेम जैसे उसमें मैंने क्या किया है, इस जो भी इक्वेशन दे रखा है उसको हम क्या करेंगे ax इक्वल टू बी के फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे और इसमें भी हमको वैसे ही लिखना है। लिखने के बाद इसमें पहला स्टेप है, इसमें उसमें था कि a डॉट बी करने के बाद सॉल्व करते थे, उसको हम डायगोनल वाले एलिमेंट को रहने देते थे और बाकी वाले जो भी एलिमेंट है उसको 0 बनाते थे।
बट इसमें क्या होता है ना, वैसा इसमें नहीं है। इसमें सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए जो है, मैंने ए जो मैट्रिक्स बना रखा है ये वाला, इसको एक अपने से ये मतलब अपना नहीं मतलब है एल यू प्रोसेस ही है, एक मैट्रिक्स मानेंगे एल एंड एक यू। और ये एल यू का मतलब भी है कुछ, जैसे एल जो है ना वो मेरे को मिलेगा, जैसे नाम है इसका एल, एन या एन की ये हो जाएगा मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड यू जो है वो हो जाएगा मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नीचे वाले टर्म ऊपर नीचे वाले टर्म तो होते हैं कुछ एलिमेंट, बट जो अपर वाले जो भी एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के अपर वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो। वैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, बाकी वाले एलिमेंट मेरा कुछ ना कुछ होता है। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल वाले मैट्रिक्स को सेम रखना है, यानी कि उसको 1 1 रखना है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस दोनों मैट्रिक को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ए के जो ए मेरा मैट्रिक्स था उसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एल को एंड यू को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये आया, इसको हम यहाँ पे ए के इक्वल करेंगे। ए के इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, हम इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से मेरा u11 आ जाएगा 2 के इक्वल, u12 के इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। ध्यान रखना कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट जो जैसे A11 है, इसके A11 और इसके A11 दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी उस मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं। और यहाँ पे मेरा क्या है, दोनों मैट्रिक्स का साइन में क्या दे रखा है, इक्वल, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल। इक्वल कब होंगे, जब उसका सारे एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट से इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा u11 का वैल्यू, u12 का वैल्यू एंड u13 का वैल्यू। वैसे ही सेकेंड रो को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से मेरा L21 का वैल्यू आ जाएगा, वैसे ही u22 का वैल्यू आ जाएगा, वैसे ही मेरा u23 का वैल्यू भी आ जाएगा। और थर्ड रो को इक्वेट करेंगे तो L31 आ जाएगा, वैसे यहाँ से L32 आ जाएगा एंड u33 आ जाएगा। यानी कि इस जो भी ये दे रखा है इसको अगर हम इक्वल कर देते हैं तो मेरा जो भी L एंड U था और उसके जो एलिमेंट हमको नहीं मालूम था वो सारे एलिमेंट हमको मालूम चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा मेरा L का वैल्यू एंड ये आ गया मेरा U का वैल्यू। ठीक, अगर इसको आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है ना, तो जो पीछे अगर इसको आपको ना ज़्यादा अच्छे से देखना है ना, तो आप पीछे वाले वीडियो जो था 2019 वाले उसको आप देख सकते हो, उसमें ना इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्या था, एल एंड यू फाइंड हो गया। मैंने पहला स्टेप इसमें क्या था, पहला जो स्टेप था स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखा था उसको ax = b के फॉर्म में लिखना था। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 2 क्या था मेरा, ए जो था मैट्रिक्स उसको हम LU के इक्वल करेंगे। ठीक, और यहाँ से L एंड U का जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब जो मेरा ax = b दे रखा है उसमें a का वैल्यू इसको अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से ये मेरे क्या आ जाएगा, LUx = मेरा क्या आ जा रहा है, b आ रहा है। ठीक, वही यहाँ पे लिखा गया। अब इसमें हम फिर थर्ड स्टेप ये होगा, यहाँ तक तो हो गया। थर्ड स्टेप ये होगा कि जो मेरा ux है ना, ux इसको हम क्या मान लेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि ये मेरा क्या है, y है, जो कि यहाँ पे हमने किया। अब मेरे को यहाँ से मिल गया ux, यानी कि यहाँ से मेरा ly = मेरा क्या आ गया, b। अब यहाँ पे हमको b मालूम है, l मालूम है, तो y को हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मालूम है, l भी मालूम है और b भी मालूम है, तो यहाँ से हम y फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम फाइंड करने चले तो हमको u मालूम है, l मालूम है, और हमको x का अगर इसमें देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, x y z, ये सबका वैल्यू आ जाएगा, जो फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया ना, ux को सबसे पहले एक टर्म में y मान लिए।
y मानने के बाद मैंने क्या किया, एल वाई को b मान लिए। अब क्या करते हैं, जो भी मेरा एल का वैल्यू है उसको एंड ये y का वैल्यू को उसको हम b के इक्वल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा हो गया, ये रहा मेरा एल वाले मैट्रिक्स, ये हमने y मान रखा और ये हो गया मेरा b। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y1, सेकेंड वाले जो रो होंगे वो y1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस y2 आ जाएगा एंड थर्ड वाले जो रो है वो आ जाएगा 3y1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7y2 प्लस y3 और ये इक्वल हो जाएंगे इससे। और यहाँ से हम फिर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो इस यहाँ से हम इस सबका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से मेरा y1 y2 y3 भी फाइंड हो गया। अब मैंने क्या मान रखा था, ux इक्वल टू y, तो उसमें इसको y के वैल्यू को पुट करते हैं एंड जो भी मेरा x y z का वैल्यू था उसको हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो ये रहा मेरा ux इक्वल टू y, u का वैल्यू ये है, x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा x y z एंड यहाँ से y आ गया मेरा 9 3/2 एंड 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा और उसको इक्वल कर देंगे। इसको इक्वल करने के बाद यहीं इक्वेट करना है, सिंपल जो अभी तक करते आ रहा है। इक्वेट करेंगे उसके बाद z का वैल्यू मेरा आ जाएगा 5/18 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 29/18 एंड यहाँ से मेरा x का जो वैल्यू आ जाएगा 35/36। ठीक है, अब इसको देख लेना। ठीक है, प्रोसेस यही है सॉल्व करने का। ठीक, आप कैलकुलेशन हो सके कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बट प्रोसेस क्या है इसका यही है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए, जो भी आप अगर थर्ड सेमेस्टर में हो और आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जितने भी मेथड्स का नाम और वो उसका प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, आप क्या करो उसको एक पेज पे लिखो और उसको रट जाओ, क्योंकि बिना ये आपका मेथड नेम प्रोसेस फार्मूला के आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप वो सबसे पहले फार्मूला मेथड प्रोसेस स्टेप वाइज लिख लो और उसको उस पर क्या करो 2-3 क्वेश्चन लगा लो। अब चलो इसको देखते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड को देखते हैं। और इसमें है एक इक्वेशन दे रखा है जो है कि मेरा x³ माइनस 2x, इक्वेशन मत बोलो इसको फंक्शन बोलो, x³ माइनस 2x माइनस 5 ये एक फंक्शन दे रखा है और इसको हमको क्या करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें सॉल्व करने का, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एक पॉइंट फाइंड करेंगे, एक नहीं 2 पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे मेरा क्या होगा, साइन चेंज होगा। क्या होगा, साइन चेंज होना चाहिए। हमको एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, साइन मेरा जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब वो नहीं है कि हमको जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, x का वैल्यू क्या लिखा है 0। ऐसा नहीं है कि हाँ आप 0 ही रख के बनाओगे, आप 1 भी रख के बना सकते हो, 2 भी रख के बना सकते हो। बट ये मेरा ये क्या होता है, 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट होता है, इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे फर्स्ट 0 ही लिखा और सब कोई 0 रख के ही बनाता है। मैं ठीक, आप लोग भी 0 ही रख के बनाइए हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम f0 का निकालते हैं तो 0 रखेंगे तो ये f0 कितना आ जाएगा मेरा -5। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिला, लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिला नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब f1 के लिए फाइंड करते हैं। तो f1 के लिए फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1 -2 और -5, यानी कि यहाँ आ गया मेरा -6। ये भी मेरा क्या है, नेगेटिव है। f2 पर फाइंड करते हैं तो f2 मेरा आ गया 8 - 4 -5, ये -1 आया, ये भी मेरा क्या है, नेगेटिव है। f3 पे फाइंड करते हैं तो 27 - 2 - 3 - 5, यानी कि ये आ गया मेरा, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया मेरा कितना 27 - 6 - 5, तो ये 27 - 11, तो ये आ जाएगा मेरा 16।
जो कि मेरा क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। तो इस मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। तो साइन मेरा किस पे चेंज हो रहा है, एक तो 2 पे हो रहा है, जो कि मेरा 2 और 3। तो ए का वैल्यू हम मान लेंगे 2 और बी का वैल्यू मान लेंगे हम 3। तो यहाँ से मेरे को 2 पॉइंट फाइंड हो गया जहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो पहला स्टेप तो हुआ कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था, चेक करना कहाँ पे मेरा साइन चेंज हो रहा है। और चेक कैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 रख के उस फंक्शन में चेक करेंगे। तो यहाँ से मेरे ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, सेकेंड स्टेप जो है वो मेरा एक फॉर्मूला होता है, ये C = AFB माइनस BFA डिवाइडेड बाई FB माइनस FA। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या करना है, B का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3 है, एंड A का वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, F2 एंड F3। तो वो तो ऊपर ही फाइंड कर रखे हैं, F2 एंड F3 यहाँ है -1 और 16। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट करने के बाद जो ए मेरा क्या था 2 एंड F3 जो था वो मेरा 16 था -3, और F2 जो था ये -1। ये वाले फार्मूला आपको याद करना होगा। ठीक, इसको आप स्लो फार्मूला से भी याद कर सकते हो, जैसे निगेटिव में कोई आप इसको ये इसका ना हम ना प्रूव करके भी बता रखे हैं। तो अगर आप ये कहाँ से आया, ये क्यों हो रहा है, अगर इसको आपको जानना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। अगर आप नहीं जानना चाहते हो तो आप इसको रट लो, और क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि ये आपका कहाँ से आया है, आपको इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जैसा चाहो, आप रटना चाहते हो तो रट लो। तो यहाँ पे सारे वैल्यू को रखने के बाद जो मेरा C का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आ जाएगा 2.059। इसमें भी आपका जो वैल्यू है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3 डेसिमल प्लेस तक इसको हमको करेक्ट करके आंसर देना है। तो ये आ गया मेरा 2.059। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो मेरा था पॉइंट फाइंड करना, सेकेंड स्टेप था इस फार्मूला पे हमको पुट करके आंसर लाना। थर्ड स्टेप जो होता है वो मेरा होता है कि इस पॉइंट पे हम उस फंक्शन को चेक करते हैं कि वो वाला जो फंक्शन का वैल्यू है वो इस पॉइंट पे निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन था 2.059 यानी कि जो ये वैल्यू है इस पर, और जो फंक्शन मेरा क्या था वो था मेरा x³ - 2x - 5 था। ठीक, तो इसमें x के प्लेस पर ये वाले वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे कि जो मेरा वैल्यू जो आएगा ना वो 2.059 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मेरा -0.3891, जो कि मेरा क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है। अब मेरे को निगेटिव वैल्यू यहाँ से मिल गया, निगेटिव मिल गया तो ऊपर वाले में से जो मेरे को निगेटिव वैल्यू मिला था ना उसको अब छोड़ देंगे। अब उसको हमको उससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब हमको लेना देना किससे है, इससे है। तो अब हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो है वो 2.059 फाइन मान लेंगे, और जो बी का वैल्यू है वो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू था उसको लेंगे। ठीक, यहाँ अब हम ए का वैल्यू 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया है इस फंक्शन, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया रहता तो क्या करते, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया रहता तो हम उस ए वाले वैल्यू को लेते और बी वाले के वैल्यू को नहीं लेते। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उसी के हिसाब से मेरा ए और बी में चेंज होगा। ठीक, तो ये चेंज कर लिए। अब चेंज करने के बाद फिर से अगेन इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे। अब पुट करेंगे लेकिन अब इस समय क्या हो जाएगा, मेरा सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ मेरा क्या होगा, ए चेंज हो गया, ए चेंज हो गया तो मेरा FA भी चेंज हो जाएगा, और बी तो सेम है तो बी सेम होगा, एंड FB मेरा क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला हो गया और यहाँ पे उस पर पुट किया हुआ वैल्यू हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 2.081 आएगा। तो यहाँ से अगेन मेरे एक C का वैल्यू फाइंड हुआ जो कि मेरे क्या आ गया 2.081 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इस C के वैल्यू को
जो मेरा क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है उसमें पुट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि जो मेरा ये इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, इसको सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद फिर से मेरा जो वैल्यू है वो मेरा निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है तो क्या करेंगे, अगेन मेरा जो बी वहीं रहेगा एंड ए मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये चेंज होके हो जाएगा मेरा 2.081 आ जाएगा। और फिर से इसको सॉल्व करेंगे इसी फार्मूला पर और सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा इस पॉइंट के लिए वो मेरा आ जाएगा 2.089। देखना ना, इसमें ना स्लाइटली चेंजिंग आया। जैसे पहला वाला था वो क्या था, 0.081 था। क्या था, 0.81 था। अब क्या आ गया मेरा, सॉरी 2.081 था। अब आ गया मेरा 2.089 आ गया। तो इसमें ना स्मॉल चेंजिंग का बात किया जाता है। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि बहुत ये लिटिल सा चेंजिंग हो रहा है। तो आप इसको ना, आप चाहो तो आप 10-20 जितना सी का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको एग्ज़ाम में अगर टाइम है तो आप निकालो, अगर टाइम नहीं है तो आप सी का 4-5 वैल्यू तक फाइंड करके आप वहाँ आप उसको ना आंसर लिख सकते हो। जैसे हम अगेन इसको सॉल्व किए हैं तो मेरा निगेटिव ही आया है तो बी तो वहीं रहेगा और ये मेरा ए चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद जो मेरा अगेन सी आया जो वो मेरा इतना आ गया। तो यहाँ से हम इसको इतना ही पर रहने दिए और इसको हम आंसर लिख दिए हैं। अगर इसको आप चाहते हो, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम है तो आप चाहते हो आगे इसको और बनाने के लिए तो आप इसको बना सकते हो, पेज भर भी सकते हो इसको बना के। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट 4-5 तो आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे वो डिफरेंस टेबल को फाइंड करके F1 का वैल्यू जो फाइंड किए थे उसी टाइप का ये भी है, बट इस मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कंप्यूट F'15 गिवन। यहाँ पे मेरे को x दे रखा है, fx का वैल्यू भी दे रखा है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख के तो कोई भी कहेगा भाई छोड़ ही दो इसको, क्यों बनाना, इतना बड़ा बड़ा नंबर दे रखा है। और इसको क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में बनाना भी मत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, इतना बड़ा तो नंबर है, मिस्टेक हुआ गया मार्क्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो इसमें जो फार्मूला और मेथड का जो यूज किया जाता है उसका नाम है डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। ठीक, तो सबसे पहले चलो देखते हैं डिवाइड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे ना, डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। जैसे उसमें था मेरा डिफरेंस टेबल बनाए थे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, वैसे इसमें हमको क्या बनाना है, डिवाइड डिफरेंस टेबल। डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए ना, जैसे उसमें था कि मेरा क्या था, अगर हम y2 को फाइंड करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस जो है बैकवर्ड डिफरेंस y2, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, y2 माइनस y1 करते थे। ठीक, वैसे इसमें जो है डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड आ रहा था यानी कि कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, और डिफरेंस यानी कि कोई किसी ना किसी से कोई कुछ माइनस होगा। तो बस वही लॉजिक लगाना है, डिवाइड डिफरेंस फार्मूला। तो सबसे पहले जो मेरा है वो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 करेंगे। ठीक, वैसे ही ये चलता जाएगा। अगर ये नोट के लिए था, 1 के लिए मेरा हो जाएगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 हो जाएगा। वैसे ही मेरा 2 के लिए हो जाएगा y3 माइनस y2 और x3 माइनस x1, ऐसे ये चलता जाएगा। और सेकेंड डिवाइड डिफरेंस फार्मूला उसको फाइंड करते कैसे है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो भी आएगा उसका y2 माइनस डेल्टा y0। ध्यान देना यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का, वैसे ही इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 3 का। तो इसमें ना होता है ना कि आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आपका डिफरेंस ये उसके बीच में रहेगा। नीचे भी देखो, इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का, और इसमें 2 का, और इसमें 3 का। तो बस इसमें यही लॉजिक देखना है कि डिफरेंस, अगर जो भी डिफरेंस डिवाइड डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट के जो बीच में जो डिफरेंस का रहेगा वो उतना ही रहेगा। जैसे 1 के लिए मेरा 1 डिफरेंस है, 2 के लिए 2 डिफरेंस है, 3 के लिए 3 डिफरेंस है।
इसको मिक्स मत करना, जैसे हम लोग का वो आदत हो जाता है ना x2 - x1 करने का, तो ऐसा नहीं करना है, बस इसमें करना है, इधर नहीं करना है। इधर हम इसके बीच में देखेंगे 2 का डिफरेंस होगा और इसमें 3 का डिफरेंस होगा। अब जब भी क्वेश्चन दे रखा था उसमें इस सारे जो भी फार्मूला दे रखा है उसको पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में मेरा दे रखा था x का वैल्यू ये सारे एंड fx का वैल्यू ये सब। अब यहाँ से हम फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे तो वो मेरा इतना आएगा, ठीक है। अब इसको कर सकते हो। अभी ये फर्स्ट ही चल रहा है, y0 के लिए इतना आया और y1 के लिए इतना, y2 के लिए इतना, y3 इतना, y4 इतना एंड y5 इतना। कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला अभी हमने ऊपर बताया ना उसी को उसी में ये वाले वैल्यू को पुट करना है और ये सारे आंसर आ जाएंगे। वैसे ही सेकेंड डिवाइड डिफरेंस के लिए ये आ जाएगा ये सारे वैल्यू, और थर्ड के लिए बस एक ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, मतलब एक ही टर्म आ गया, तो ये आगे की तरफ इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मेरे को क्या था, एक ट्रिपल डैश निकालना था। तो ट्रिपल डैश निकालने के लिए हमको सबसे पहले फंक्शन फाइंड करना होगा। फंक्शन फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है कि उस जो फंक्शन दे रखा है उसको हमको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन फाइंड करना है। तो फंक्शन फाइंड करने के लिए डिवाइड डिफरेंस से ना एक फार्मूला होता है, उसको चलो देखते हैं। जो फार्मूला होता है वो होता है मेरा f(x), यानी कि फंक्शन जो फाइंड करना है वो इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0, और जो डिवाइड डिफरेंस है फर्स्ट वाला प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, और सेकेंड वाले डिवाइड डिफरेंस प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, और सेकेंड वाले थर्ड वाले डिवाइड डिफरेंस, ठीक। और ये सबका है फर्स्ट वाला, ये y0 वाला ही है, यहाँ y1 y2 का लोचा नहीं है, बस यहाँ पे y0 वाला ही लेना है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, x0 मालूम है, x1 मालूम है, तो यहाँ पे हम सबका वैल्यू पुट किए। y0 कितना है 57, तो 57 हो गया, प्लस x माइनस x0 मेरा 2 है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब इसको देख लेना, सबका यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया, तो आप पुट तो कर ही सकते हो। सबका वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरा फंक्शन आया इतना आ गया। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो f(x) ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसको अभी यहाँ पे रहने दो। इसको रहने क्यों दिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है x माइनस 2 के साथ, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। x वाला डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 आ जाएगा, एंड 2 तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 644। वैसे यहाँ पे मेरा क्या है, एक यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया ना, इसको रहने दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है, तो इसको हम सबसे पहले रहने देंगे। बाकी क्या किया मैंने ना, एक को डिफ्रेंशिएट किया और एक को रहने दिया। तो इसको रहने दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, सबसे पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसको आप ना ये खुद से कर सकते हो, इसको ये सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना आएगा, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस 2, x माइनस 4 एंड x माइनस 9, तो ये आ गया मेरा, इसको इससे करते हैं तो ये आ गया मेरा x² माइनस 6x प्लस 8, और ये आ जाएगा x माइनस 9। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा x³ एंड ये आ गया मेरा x³ आ गया, और ये हो जाएगा मेरा कितना, -6x² प्लस 8x, और ये आएगा मेरा -9x², और ये आएगा मेरा माइनस का 54x और -72। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और x³ का हो जाएगा मेरा 3x², और ये मेरा x 9 और 6 कितना हो गया, 15 और 2
9 और 6 मेरा 15 हो गया। तो 15 एक्स को अगर एक्स स्क्वायर है, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 13x हो जाएगा। एंड ये 54 एंड 8 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 62। तो ये मेरा हो जाएगा 62। ठीक, ये मेरा क्या है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। सेकंड डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो है वो मेरा आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो और मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर निकाल लो। बचा मेरा x-4 एंड x-2। तो x के लिए 1 हो गया, 4 के लिए 0 हो गया, x के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 0 हो गया। और ये रहा मेरा वैल्यू। और यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना 6x और ये हो जाएगा मेरा 30। अब क्या करना है, इसको ना एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि मेरे को निकालना क्या है f ट्रिपल डैश। तो डबल डैश हो गया। अब हम यहाँ से ट्रिपल डैश को फाइंड करते हैं। तो ये तो 0 है, ये सारे टर्म भी क्या आ गया कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और इसमें से मेरा क्या है, ये कांस्टेंट है तो इसके लिए 0 और ये बचा मेरा 6, तो ये 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आ गया इतना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो अवॉइड कर सकते हो एग्जाम में बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप ना क्वेश्चन नंबर जो 8 और 9 दे रखा है उसका सॉल्यूशन आप पिछले वाले वीडियो से देख सकते हो, क्योंकि उसमें उस क्वेश्चन को 8, 9 जो अलग अलग करके दिया है वो 2019 वाले जो सेशन है उसमें उसको क्या किया है ना एक ही साथ दिया और उसके साथ और 2-3 क्वेश्चन दे रखा है। तो आप उसको ना वहाँ से देख लोगे तो आपको तो वो तो होगा ही होगा, 8, 9 तो होगा, और भी उसमें से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। ठीक, तो बस अब क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, उसको देख लेते हैं। और 8, 9 आप उस वाले वीडियो से देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो 10 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, यूज गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगेन वही क्वेश्चन, 3 इक्वेशन दे रखा है और बस यहाँ पे क्या करना है मेथड चेंज कर देना है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से अब इसको बनाना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले पहला स्टेप वही है सेम, x प्लस बी के फॉर्म में लिखना, लिख दिए। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप वही है, इसको क्या करना है एगुमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में, जो कि हमने उसमें भी लिख रखा था। ठीक, अब इसमें क्या करना है वो सोचो। उसमें मेरा क्या था गॉस जॉर्डन्स में, उसमें था कि डायगोनल मैट्रिक्स को रखना था, बाकी सबको क्या करना था 0 करना था। और इसमें जो होता है ना, इसमें जो भी मेरा मैट्रिक्स है उसमें उसको क्या करना है ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर देना है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अपर यानी कि ऊपर, ऊपर में कुछ जो भी एलिमेंट है वो रहना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी लोअर वाले जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मेरा ये 3, 1, 4 ये जो 3 एलिमेंट है ये मेरा क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको कुछ इस रो पे कंडीशन अप्लाई करना होगा, उससे ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पहला जो कंडीशन है वो R2 को क्या करेंगे 3R3 माइनस 2R2 कर देंगे एंड R3 को 2R3 माइनस R1 कर देंगे। तो ये करने के बाद मेरा ये मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, नाउ अगेन इसको क्या करेंगे फिर से इस पर कुछ ये रूल्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरा जो अभी 7 जो है वो बच रखा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे R3 इक्वल टू 7R2 माइनस 10R3 करेंगे। तो यहाँ से मेरा ये चेंज हो गया एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब चेंज हो गया, अब इसको क्या करेंगे फिर से वही इसको कन्वर्ट करेंगे पहले वाले की तरफ। तो ये आ गया मेरा 2, 1, 1, 0, 0, 0, 10, 24 माइनस 2 x, y, z और 10, 30 और माइनस 10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे इसको इक्वल कर देंगे। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड एंड ये आ जाएगा मेरा 10y प्लस 24z एंड माइनस 2 का z। ठीक, एक मैट्रिक्स ये आ गया और ये इसके इक्वल है 10, 30 एंड माइनस 10। ठीक, अब क्या करेंगे इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल और इसके इक्वल। जब इसके इक्वल करेंगे तो आंसर मेरा जेड क्या आ गया -5। इसको इससे इक्वल करेंगे, ये मैंने इक्वल किया, जेड का वैल्यू मैंने क्या है -5 नहीं 5 आया।
जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ गया मेरा 9। वैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगा। और ये रहा मेरा BCA थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन।